तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को, जो हम सीखेंगे डेव सी प्लस प्लस में। हम सी लैंग्वेज ही क्यों सीखें? एनी आइडिया? सी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये सबसे फास्टली रन होती है और मेमोरी मैनिपुलेशन अपन अच्छे से कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम भी अपन इसमें बना सकते हैं। और सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है कि हमको स्टार्ट इससे करना चाहिए ताकि हमारे बेसिक्स भी क्लियर हों। अब हम बात करते हैं कि अब सी लैंग्वेज को हम किस में सीखें। टर्बो में, डेव सी प्लस प्लस में, वीएस कोड में। तो वीएस कोड में क्या है कि हमको एक्सटेंशंस मिल जाते हैं जिसमें हम एआई का यूज़ कर सकते हैं या फिर हमको सजेशंस मिल जाते हैं। अब टर्बो सी प्लस प्लस इसलिए नहीं क्योंकि उसमें अपन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमको इतना भी पूरा कोड नहीं लिखना है कि हम ही उससे उब जाएं। हमको डेव सी प्लस प्लस इसलिए यूज़ करना है ताकि अपन कोड लिख सकें, कॉपी पेस्ट कर सकें, हमको थोड़ा इजी हो जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। वेबसाइट पर जाकर डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना है और जैसा कि अब मैं स्क्रीन पे बताता हूँ। यहाँ पे हमने डेव सी प्लस प्लस लिखना है और जो भी हमारी विंडो है उसके अकॉर्डिंग हमको डाउनलोड करना है। इधर ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, वैसे इधर आना है अपन को। ये सही वेबसाइट है, ये ही ऑफिशियल है, वो भी हमको वहीं ले जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मैंने सिस्टम सेटअप भी कर रखा है। तो अब हम सीधे डेव सी प्लस प्लस की बात करते हैं। यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए हम या तो मैन्युअली हम वहाँ बटन्स पर क्लिक करके और हम वहाँ पे जा सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन क्लिक करके फाइल अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम इसको सेव कैसे करें। सेव करने के लिए सेव एज पे क्लिक किया। हमको जहाँ भी सेव करना है अपना एक फोल्डर बना लो। सबसे पहले तो फोल्डर से क्या होगा, हमारी सारी फाइल एक जगह रहेंगी। फोल्डर बन गया। अब हमें इसमें अपनी की फाइल का नाम सेव करना है। जैसे कि अभी हम तो कोई भी फाइल का नाम सेव कर देते हैं, जैसे कि हेलो, और फाइल के नाम के बाद डॉट सी लगाना जरूरी है क्योंकि हम सी फाइल पे वर्क कर रहे हैं। डॉट सी एक एक्सटेंशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हम सी की फाइल पे काम कर रहे हैं। या तो हम इधर डॉट सी कर सकते हैं या फिर ऑल फाइल्स कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है हम सी की फाइल बनाने वाले हैं तो हम डॉट सी भी कर सकते हैं। अब हमको सेव कर देना है। अब इसका सिंटैक्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसमें इसका मतलब है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब इससे हमको क्या फ़ायदा है कि हमारे कोड कंपाइल होने से पहले ही हमारी जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की .header.h से हेडर फाइल है, ये हम इसको लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिनको हम अपन यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड में। अब ये इस लाइब्रेरी के फंक्शन को पहले से ही रेडी कर देगा, जैसे इसका नाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट मेन हमारा एक फंक्शन है। हमारा जो कंपाइलर है वो हमारा मेन से ही स्टार्ट होगा, या फिर हम कहें इंटरप्रेटर। क्योंकि कंपाइलर हमारा क्या है, पूरा कोड हमारा चेक करेगा और हमारी सिंटैक्स एरर बताएगा, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर। ठीक है।
अब हम मेन फंक्शन, पहली बात फंक्शन कैसे होते हैं, जिनके आगे पैरेंथेसिस लगाओ यानी स्मॉल ब्रैकेट्स। अब ये जो इंट लगा है मेन से पहले, ये एक डेटा टाइप है, तो हमको ध्यान रखना है मेन फंक्शन जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे वहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, अब हमको कोड लिखना है। सबसे पहले हम कोड लिखने से पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कंप्लीट कैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसी भी फंक्शन से पहले जो डेटा टाइप बताया है वो फंक्शन हमारा वो चीज़ रिटर्न करता है। ऐसा समझ सकते हैं हमारे पास कोई इंसान है, वो हमारा कोई काम करता है। अब सारे इंसान तो ऐसे नहीं होते कि काम कर दिया, जैसे काम किया और दरिया में डाल कहावत है। हमारे कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो हमको बताते हैं हमने काम किया। उनमें से आता है ये इंट डेटा टाइप। फंक्शन के आगे लगा देने से हमको एक रिटर्न करना होता है इंटीजर वैल्यू। इंट रिप्रेजेंट फॉर इंटीजर। अब हमको क्या लिखना है रिटर्न करने के लिए, रिटर्न 0 एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन स्टैंड फॉर कमांड टर्मिनेटर। ये क्या कहता है कि हमारे जो भी लाइन लिखी है हमने कमांड्स की, उसका टर्मिनेटर है। हर एक कमांड के बाद एक टर्मिनेटर होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न एक कीवर्ड है। हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, हम कोई भी चीज़ जब हम फंक्शन का नाम या फिर कोई भी आइडेंटिफायर हम कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में, कि कोई भी आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है। फंक्शन का नाम, आगे भी कुछ पढ़ेंगे हम, जैसे वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड नहीं हो सकता। हमको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो हमको कंपाइलर ही एरर दे देगा, लॉजिकल एरर तो दूर की बात। ठीक है, अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप हमको बताना होता है। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम बताते हैं इंट। सबसे पहले हमने इंट पढ़ा मेन में, ये एक डेटा टाइप है। एक और हमारा डेटा टाइप होता है फ्लोट। एक और हमारा डेटा टाइप होता है डबल। ऐसे ही कैर और बूल जो हमारे जनरली हम यूज़ करते हैं। ये 5 डेटा टाइप होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामर जब बड़ा बड़ा कोड लिखेगा तो उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने किस लिए लिखा था। इसीलिए हमारे कोडिंग की लैंग्वेज में एक चीज़ होती है कमेंट्स। ये उससे थोड़ा अलग होता है जो हम लोगों के लिए कमेंट पास करते हैं। तो हमको कमेंट 2 तरीके का होता है, एक तो सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। पहले हम सिंगल लाइन कमेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, $/। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 2 चीज़ होती हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मेन फंक्शन में जो लिखा होगा उसकी बात चल रही है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे पूरे कोड को पहले सिंटैक्स चेक करता है और फिर अगर कोई एरर है तो वो हमको शो करता है, जिससे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, और लॉजिकल एरर भी शो करता है। एरर के कई टाइप होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक सी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम डेटा टाइप की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अपन वहाँ पे चलते हैं। इंट। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट वो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए जिसको हम लेटर भी कहते हैं, और या फिर अंडरस्कोर से। वो कभी भी नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता।
ये एक सी का रूल है, मानना तो पड़ेगा। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया var वेरिएबल, ये एक कैरेक्टर से स्टार्ट है, और कमांड टर्मिनेटर, ये हो गया हमने var नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंट है। इसका मतलब यह है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को कोडिंग में डिक्लेयर करते हैं, तब मेमोरी एड्रेस पर उसकी एक ब्लॉक की स्पेस बन जाती है, और जैसे ही हम उसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, और हम उसको जब एक्सेस करनी हो उस वैल्यू को, तो वो जो वेरिएबल है वो रेफरेंस करेगा उस वैल्यू को जहाँ पे वो एड्रेस है, मतलब पॉइंट करेगा। अब हम दूसरा डेटा टाइप बना लेते हैं, इंट var1। डेटा टाइप हम कुछ भी दे सकते, मतलब वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। डेटा टाइप हमको ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल में हम उसी टाइप की वैल्यू डालेंगे, इसीलिए हम वो डेटा टाइप बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन। और जैसा कि मैंने कहा था, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है पर नंबर से नहीं। ऑलराइट, तो इंट अंडरस्कोर var, हमारे ये 3 वेरिएबल हमने बना लिए, ठीक है। तीनों करेक्ट हैं क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, अब हमको चाहिए इसमें वैल्यू पास करें। वैल्यू कैसे पास करते हैं? वेरिएबल का नाम लिखा पहले, तो जैसे हमने पहले वेरिएबल var लिखा था उसी को ले लेते। var इक्वल्स टू हमने कोई इंटीजर वैल्यू दी, क्योंकि हमने इंट डेटा टाइप इसको दिया है, तो हमने इंटीजर वैल्यू दी 45। ऑलराइट, ये हो गया वेरिएबल की डेफिनेशन। जैसे कि 3 इडियट्स में सुना था, डेफिनेशन क्या है, ओके। और हमको बार बार ये तो होता नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर करो और दूसरी लाइन में उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करो। हमारे पास एक और तरीका भी होता है, जब हम डिक्लेयर और डिफाइन दोनों एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे? इंट, हमने अब कोई वेरिएबल का नाम बताया, जैसे कि ABC इक्वल्स टू हमने यहीं पास कर रहे हैं 20। ऑलराइट, तो ये है हमारा पूरा वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पास करते हैं यानी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, और कैसे दोनों को एक साथ करते हैं, डिफाइन एंड डिक्लेयर। सो अब हमने ये तो देखा ही नहीं, ये तो हमने कोड लिख दिया। अब हमको इसको रन भी करना चाहिए। अब कंपाइलर को कैसे कहते हैं DevC++ में, या तो हम यहाँ टूल्स एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, या फिर इधर जाके कंपाइल और रन दोनों एक साथ एक ही क्लिक पे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कंपाइल की बात करेंगे। इधर से क्लिक करके हम कंपाइल कर सकते हैं। ये कंपाइल हो गया। यहाँ पे लिखा है एरर 0, वार्निंग 0, मतलब अपन का कोड बिल्कुल सही है। हमको ये मेन चीज देखनी है कि एरर 0 रहे हमेशा। वार्निंग आ सकती है, वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वार्निंग पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको रन करने की। रन कैसे करना है? एग्जीक्यूट पे गए, रन पे क्लिक किया और ये रन हो गया। क्योंकि हमने बस कोड में ये लिखा था, कुछ हमने टर्मिनल पे प्रिंट करने का कुछ कहा नहीं था, तो इसलिए उसने कुछ प्रिंट नहीं किया और कोड एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू 0, अब ये यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिखा है,
रिटर्न 0 क्या कहता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, और इसी बात को शो करने के लिए यहाँ पे लिखा आता है रिटर्न वैल्यू 0 जो हमने यहाँ पास की है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो पुराने कंपाइलर जिसकी हम बात करते हैं, टर्बो C++, ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हमको रिटर्न 0 लिखना पड़ता था अगर हमने इंट यहाँ पे लिखा है तो। लेकिन अगर यहाँ पे ना लिखें तो भी कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की बात होती है कि वो हमेशा एक रिटर्न टाइप दे, अगर डेटा टाइप उसने अगर कुछ रिटर्न टाइप देने वाला लिखा है तो। अब अगर हम यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे, चलो डेव C++ में तो रन हो जाएगा, VS कोड में भी रन हो जाएगा, लेकिन जब तुम रन करोगे यहाँ पे रिटर्न वैल्यू में एक गार्बेज वैल्यू वो शो करेगा, और हम जनरली गार्बेज वैल्यू नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न में कोई नंबर लिख देते हैं। अब इसको चेक कैसे करें कि वो गार्बेज मतलब जो हमने वैल्यू पास की है वो रिटर्न 0 की वजह से आई है। यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दूसरी पास करके देख लो, जैसे 45। अब हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल पे गए, कंपाइल किया, एरर नहीं है, रन किया, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू 45 आ गया। अब ये यही कह रहा है कि तुमने यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू लिखी है वो वहाँ पे वो शो कर देगा। ये बताता है कि कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि बार बार हम कंपाइल और रन अलग अलग तो दबाएंगे नहीं बटन को क्लिक करना, तो कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ हो जाए, इसलिए ये बटन होता है। और अगर हम कीबोर्ड की बात करें, क्योंकि जनरली हम क्या है माउस से वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, टाइम लगेगा। कीबोर्ड पे क्या है, F9 क्लिक किया, कंपाइल हो गया, F10 क्लिक किया, रन हो गया, F11 क्लिक किया, कंपाइल एंड रन दोनों हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने वेरिएबल तो बना लिए, इसके अंदर वैल्यू भी पास कर दी। अब हम चाहते हैं कि उस स्क्रीन पर हमारी जो वैल्यू है वो शो हो और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट होके आए। तो पहले हम मैसेज की बात करते हैं, फिर हम वेरिएबल की वैल्यू उधर पास करेंगे जहाँ पे टर्मिनल पे हमारी वैल्यू शो होगी। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन होता है यहाँ पे printf। printf फंक्शन क्या करता है कि इसमें जो पहली जो स्ट्रिंग है बस उसी को ही रीड करेगा, फिर तुम कुछ भी लिखते रहो उसको मतलब नहीं है, या तो वो एरर दे देगा या फिर उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। बात ये सबसे पहला हम printf कमांड हम देते हैं कोडिंग में एज ए प्रैक्टिस हेलो वर्ल्ड। ये एक तरीका बन चुका है कोडिंग सीखने का, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, और एज वी नो लास्ट में कमांड टर्मिनेटर जरूरी है। अब हम इसको रन कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया देखा कितना इजी है। अब हम बात करते हैं, हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमने टेक्स्ट पास कर दिया वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। अब हमको चाहिए कि हम वेरिएबल की वैल्यू भी पास करें, और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसी में हम कॉमा करके var, ये तो हमने कुछ भी लिख दिया है, ये तो हम शो कर रहे हैं कि हमने जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू ये है। इसकी जगह हम कुछ और भी लिखेंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करें टर्मिनल पर या फिर कंसोल पर, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं कैसे करते हैं, जैसे हमने इंटीजर टाइप दिया है वेर वेरिएबल को, तो यहाँ पे printf में सीधे वेरिएबल पास नहीं होता, उसकी जगह उसका डेटा टाइप की जगह उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पास होता है। अब हम पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात कर लेते हैं। ये क्या था, हमने पहले बात की थी ना इसकी, क्या था ये, सिंगल लाइन कमेंट।
तो हम इसमें अब फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होगा परसेंट से, ऑलराइट। इंटीजर का होता है %d, %f फ्लोट का, %lf, %lf डबल का, और कैर का %c। एंड किसी ने ध्यान दिया, हमने बूल का यानी बूलियन डेटा टाइप का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि सी में बूलियन डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता ही नहीं है, जबकि हम वैल्यू पास कर सकते हैं बूलियन डेटा टाइप की, पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता। अब जिसने ये लैंग्वेज बनाई है, जिसको हम डेनिस रिची कहते हैं, अब उसने नहीं किया ये काम, अब वो उसकी गलती है। पर ऐसा नहीं कह सकते, उस टाइम पे इसकी जरूरत नहीं होगी, इसलिए उसने लिखा नहीं होगा। तो हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %d, और यहाँ पे कोमा सेपरेटेड हमने वेरिएबल पास कर दिया var। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये मेन स्ट्रिंग पे फोकस करता है हमेशा, printf कमांड। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, कॉमा वेयर इज, फिर %d जैसे आएगा। हमारे कोडिंग के कंपाइलर को पता है कि %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसका मतलब वो जो डेवलपर है उसने यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया होगा। देखा कितना समझदार है हमारा कंपाइलर। ऑलराइट, तो हमने वेरिएबल पास कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं F11 से। 45, देखो वेर वेरिएबल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारे 45। ऐसे ही हम ABC पास करके देखते हैं, ताकि हम प्रूव कर सकें कि वेरिएबल की ही वैल्यू है। और क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी पास करते हैं, ये भी प्रूफ हो जाएगा इससे। तो हमने रन किया 20, और वेर वेरिएबल की वैल्यू तो 20 थी नहीं, ये ABC वेरिएबल की वैल्यू थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये यही कहता है, स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो बस प्रिंट कर देगा। और जहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, वहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू लिख देगा ये इस अकॉर्डिंग। अब हम एक बात करते हैं, अगर माना कि हमने वेरिएबल कुछ ज़्यादा ही लिख दिए, जितने हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज ही नहीं किए, तब क्या होगा? सोचा किसी ने? इस टाइम पे क्या होगा, हमारे बस 1% ही पास किया है, तो वो एक वेरिएबल के पास जाएगा जो नियरेस्ट है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और ध्यान रहे, गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं देना है। तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं। 20। अब यहाँ पे वेर की वैल्यू इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि एक ही हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पास किया, तो वो नियरेस्ट वाले के पास गया। अगर एक और देते तो उसके नेक्स्ट वाले के पास जाता, क्योंकि ये एक के पास गया, इसलिए वेर की वैल्यू इधर प्रिंट नहीं हुई। ओके, अब हम बात करते हैं गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करने की। ऑलराइट, ओके, उसको क्लोज करना जरूरी है। कभी कभी हमारा सिस्टम उसको लोड नहीं कर पाता है। ये जनरली इशू आता है जिन कंप्यूटर में या तो रैम या फिर हमारे CPU जनरेशन वो लो होता है। तो अब हम उस पर नहीं जाते, हमारा मेन टॉपिक क्या था, सी लैंग्वेज, हम उस पर जाते हैं। हमने कहा था गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर देने पर क्या होगा। %c हमने पास किया, क्या होना चाहिए, इसने पता नहीं क्या दे दिया है, ना मुझे समझ आ रहा है ना तुम्हें समझ आ रहा है उसने क्या लिखा है। तो इसने क्या किया है कि इसको कैरेक्टर वैल्यू में
डेटा टाइप को चेंज कर दिया, मतलब उस वैल्यू को चेंज कर दिया उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। समझे? नहीं समझे? अब हमारे पास कई सारे कैरेक्टर वैल्यू के अपन के पास फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एसकाई फॉर्मेट। जनरली हमारे सी लैंग्वेज उसी पर वर्क करता है। एसकाई फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ हैं उस हर एक की के लिए एक बाइनरी कोड है। बाइनरी कोड हम जानते हैं बाइनरी कैसे वर्क करता है, 0 एंड 1 या 1 एंड 0। ऑलराइट, अब इस बाइनरी को ये क्या करेगा, कैरेक्टर में चेंज करेगा, क्योंकि हमने ये 20 पास किया है। सबसे पहले ये इंटीजर वैल्यूज एसकाई कोड में चेंज होगी बाइनरी, और बाइनरी कोड से हमारे उस कैरेक्टर में चेंज होगी जो हमारे कीबोर्ड से पास होना चाहिए। अब जनरली क्या होता है, ऐसे कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे भी नहीं होते, उनके लिए हम बाइनरी कोड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि %C से कन्वर्ट होगा। बाइनरी कोड हम इसमें लिख नहीं सकते, तो हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं उसके लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम %F करके देखते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए। 0.000। ऑलराइट, हमारी ये 20 वैल्यू थी, अब इसकी जगह हमारे पास 0.00 प्रिंट हो रहा है। दोबारा रन करके देखते हैं, एग्जैक्टली सेम है। ये हमारा कुछ भी दे रहा है, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमारी ये इस डेटा टाइप से नहीं है। हमारे इसमें एक सिस्टम चलता है, लोअर डेटा टाइप, हायर डेटा टाइप एंड मोर हायर डेटा टाइप। सबसे लोअर डेटा टाइप क्या होता है, %C, उसके आगे आता है %D, उसके आगे %F, फिर %LF। %C ये हमने क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया, क्योंकि %C स्टोर करता है 1 बाइट, ये एक मेमोरी की यूनिट है। ऑलराइट, %D करता है 2 to 4 बाइट, इट डिपेंड्स ऑन वी यूजिंग 32-bit सिस्टम और 64-bit सिस्टम। In 32-bit system we use 2 bytes, and in 64-bit system we use 4 bytes. And for %F float format specifier है, ये यूज करता है 4 बाइट। एंड %LF ये डबल का है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि यूज करता है 8 बाइट्स। तो इस वजह से हमारे क्राइटेरिया डिसाइडेड है। अब हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में चेंज करना तो आसान है, लेकिन लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में चेंज करना आसान नहीं है। वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जैसा कि अभी अपन ने देखा। तो अभी हमने क्या सीखा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल में वैल्यू पास करना मतलब डिफाइन करना, और दोनों एक साथ करना। और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखे, डेटा टाइप सीखा, और हमने printf फंक्शन सीखा, जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू भी पास करना सीखे, एक स्ट्रिंग पास करना सीखा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम प्रिंट करें अपना नाम एक वेरिएबल में हम यूज करते हुए। हमारा वो तो खैर नहीं होगा क्योंकि हमारा कैरेक्टर लेता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग में ही हम हमारा नाम पास कर सकते हैं अभी के लिए। बाद में जाके हम सीखेंगे पूरा नाम हमारा कैसे पास करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।